नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था उसी चैप्टर को हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले मानव विकास के 4 स्तंभ। स्तंभ का मतलब है कोई इमारत है उसके चारों कोणों के ऊपर 4 पिल्लर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होती है, वो इमारत जो होती है उसको मजबूती प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ये जो 4 जो स्तंभ है ये मानव विकास के अंदर ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो पहला जो समता, ये क्या कहता है, ये कहता है भी जो हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति है उसको अवसर जो मिले वो समान रूप से मिले और सभी तक पहुंचे, यानी कि समान रूप से सभी तक अवसर पहुंचने चाहिए। इसके अलावा वो जो अवसर है वो किसी भी प्रकार के भेदभाव से नहीं होना चाहिए, यानी कि जाति हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, इन समुदाय हो गया या किसी परिवार के आधार के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के सभी तक समान रूप से वो अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है, समता, यानी कि पहला हमारा ये स्तंभ हो गया। उसके बाद में सतत पोषणता, इसका मतलब जो होता है वो संसाधनों से मतलब होता है। सतत पोषण भी हम वर्तमान के अंदर जो संसाधन उपयोग में कर रहे हैं उनका उपयोग इस तरह से करना चाहिए भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो बचा रहे। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक, इसके अंदर पॉइंट के अंदर संसाधन की बात कर रहा है, दूसरे के अंदर ये अवसर की बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि वर्तमान के अंदर हमारे जो संसाधन है उनका उपयोग तो करना चाहिए जिससे लोगों को क्या मिले, अवसर प्राप्त हो, लेकिन हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा के छोड़ने हैं जिससे उनको भी अवसर प्राप्त हो, यानी कि हमें भी अवसर मिले और आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या मिले, अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार से उसके बाद में उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब देखिए, लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना, ज्ञान व चिकित्सा सेवाओं से उनकी कार्य क्षमता को और बेहतर बनाना। इसका मतलब क्या, देखिए भी लोगों के अंदर क्या करनी है, क्षमताएं विकसित करनी है। उत्पादकता का मतलब उत्पादक कब करेंगे लोग, जब उनके अंदर क्या होगी, क्षमता होगी। वो क्षमता किस प्रकार से, उनका ज्ञान को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा। अगर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो कैसे उत्पादन करेगा, यानी कि उनके ज्ञान और स्वास्थ्य को भी क्या करना है, अच्छा करना है, जिससे उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। उसके बाद में सशक्तिकरण। शक्तिकरण तो इसका मतलब क्या है, मजबूत करना होता है। अगर मैं साधारण भाषा के अंदर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण का भी मजबूत बनाना। और ये विशेष तौर से वैसे तो जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये दिया गया, महिला सशक्तिकरण हम जो पढ़ते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो मानव विकास के अंदर सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना। मजबूत किसको बनाएंगे, लोगों को बनाएंगे। किस प्रकार से, भी लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन व नीतियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को विशेष महत्व देना। ये क्या कहता है, भी सशक्तिकरण के अंदर भी सामाजिक व आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो वर्ग है उनको साथ लेके चलना, जिनसे उनका विकास हो सके। दूसरे ये बात कहता है भी लोगों के लिए, अगर लोगों को हमें मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो उसके लिए सरकार की क्या होना चाहिए, एक तो शासन अच्छा होना चाहिए, दूसरी सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों के कल्याणकारी रूप के अंदर होनी चाहिए। तभी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, यानी कि उनको हम सशक्त बना सकते हैं, यानी कि लोगों को हम क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो ये जो हमारे जो 4 पॉइंट है, कौन कौन से, समता हो गई, सतत पोषणीय हो गई, उत्पादकता हो गई और इसके अलावा सशक्तिकरण हो गया, ये हमारे 4 क्या हो गए, मानव विकास के स्तंभ हो गए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मानव विकास के उपागम। उपागम को हम इंग्लिश के अंदर अप्रोच कहते हैं। और ये जो उपागम है इसका क्या मतलब होता है, अप्रोच का क्या मतलब होता है, यानी कि अध्ययन करना, किसी विधि से अध्ययन करना। तो मानव विकास के अंदर जिस विधि से अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। और ये जो उपागम है
ये अलग अलग विषय के अंदर अलग अलग होते हैं। ज्योग्राफी के अंदर इस प्रकार से, पॉलिटिकल के अंदर आपको अलग मिलेंगे, किसी इकोनॉमिक्स के अंदर अलग मिलेंगे, यानी कि हर जो विषय होता है उसके अपने अपने उपागम होते हैं। तो इसके अंदर जो उपागम है वो कितने, अपने 4 उपागम है और बिल्कुल सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। पहला देखिए आय भी, इसका क्या मतलब है? पहली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अंदर सबसे पुराने उपागम में से ये एक है। आपसे पूछ ले भी कौन सा उपागम सबसे पुराना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आय उपागम। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है भी आय का जो उपागम है वो आय अधिक हो तो मानव विकास का स्तर कैसा होगा? ऊंचा होगा। यानी कहने का मतलब ये सीधा साधा सा भी आय क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जितनी अधिक आय होगी, लोगों का रहन सहन का जो स्तर होगा, जो हम इंग्लिश के अंदर बात करें स्टैंडर्ड, वो उतना ही ज्यादा होगा। जिसके पास आय कम होगी उसका स्टैंडर्ड लो कैटेगरी का होगा। उसके बाद में कल्याण उपागम, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम साधारण भाषा में बात करेंगे। यह उपागम लोगों के कल्याणकारी कार्यों से संबंधित है। कल्याणकारी कार्यों का मतलब क्या है? भी लोगों का फायदेमंद, भी सुख सुविधाएं किस प्रकार की है, लोगों के हित के लिए क्या क्या कार्य है, उससे यह संबंधित है। सरकार इस पर अधिक व्यय करके लोगों के विकास के स्तर में वृद्धि कर सकती है। यानी कि सरकार क्या करे? कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करे या व्यय करे, जिससे लोगों का जो विकास स्तर है वो क्या होना चाहिए? ऊंचा होगा। इसके अलावा ये जो कल्याण उपागम जो है, इसके अंदर यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर सरकारी व्यय के पक्ष में यह तर्क देता है। ये जो कल्याण जो उपागम है ये किसके पक्ष के अंदर है? यानी कि शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन, यानी कि सुख संपन्न के जो साधन होते हैं उनके पक्ष के अंदर ये कल्याण उपागम बात करता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कल्याण उपागम का? इसका मतलब क्या है? भी लोगों का हित करना है, और लोगों का हित हम तभी कर पाएंगे जब उनके लिए कुछ हम करें। जो कुछ भी हम करेंगे उनके हित के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कल्याण उपागम कहते हैं। और कल्याण उपागम के अंदर जो कल्याण जो उपागम है वो किसकी बात करता है? वो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। इसके अलावा जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो हमें साधनों की जो आवश्यकता होती है उनकी बात करता है। भी इन सभी के ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए? व्यय करना चाहिए, जिससे लोगों का हित हो। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कल्याण उपागम कहते हैं। उसके बाद में आधारभूत आवश्यकता उपागम, देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, यह जो उपागम है ये किसने प्रस्तावित किया था? ILO ने। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसने इस उपागम को क्या किया? प्रस्तावित किया। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद में इसमें मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, आवास, स्वच्छता इत्यादि। अब देखिए हम साधारण भाषा के अंदर इसे समझते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका मतलब क्या होता है? भी इस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं जिनकी हमें जरूरत हो, यानी कि अपने दैनिक जीवन के अंदर जिन आवश्यकताओं की हमें जरूरत पड़ती हो वो क्या कहलाती है? आधारभूत है। जैसे हमें दैनिक जीवन के अंदर दिन के अंदर हमें स्वच्छ जल पीने की आवश्यकता होगी, तो हमें वो जरूरी है। इसके अलावा देखो रहने के लिए हमें निवास की जरूरत नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते भी आज हम यहाँ पर रह रहे हैं और कल किसी दूसरे स्थान के ऊपर, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें परमानेंट निवास स्थान भी चाहिए, इसलिए ये निवास की बात कर रहा है। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा होगी। स्वास्थ्य का मतलब ये हमारी आधारभूत है। हमारी क्या सोच होती है भी हम क्या है, जब तक मृत्यु को प्राप्त हो तब तक हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का रहना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए, जिससे हमारी लोग क्या करें? तारीफ करें। यानी कि इस प्रकार की आधारभूत इच्छाएं जिनके हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या पड़ती हो? जरूरत पड़ती हो, उनको हम क्या कहते हैं? आधारभूत आवश्यकता उपागम। जिसके अंदर जल हो गया, खाना पीना हो गया, रहना सहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी की सारी क्या है?
दैनिक जीवन के अंदर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। और जिन चीजों की हमें दैनिक जीवन के अंदर आवश्यकता पड़ती है उसको हम आधारभूत आवश्यकता उपागम कहते हैं। उसके बाद में समता उपागम। देखिए समता उपागम, मानव की क्षमता को बढ़ाना, मानव विकास की कुंजी है। ये जो समता उपागम है ये अलग है और ये अलग है। ये जो मानव विकास के जो 4 स्तंभ है जिसके अंदर समता दिया हुआ है और ये अक्षमता है, ठीक है, ये जो स ये अलग है और ये स अलग है। ये जो समता जो उपागम है इसका संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ठीक है, आपसे पूछ ले किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है तो आपका आंसर ये रहेगा समता उपागम। और ये जो अमर्त्य सेन था ये कहाँ का था? ये भारत का था। ठीक है, जो किसके साथ में मिलकर कार्य किया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ में। ठीक है, इसके अंदर क्या है भी मानव की क्षमता को बढ़ाना, भी मानव के अंदर जो क्षमता है उसको हमें बढ़ाना है। और इस समता उपागम को हम क्या कहते हैं? मानव विकास की कुंजी कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है वैसे। ये मानव विकास के 4 स्तंभ हो गए, ये मानव विकास के 4 उपागम हो गए और ये दोनों टॉपिक आज हमने कर लिया है। बाकी जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।